आपके पंचेस बहुत प्यारे हैं आपके पास. कंट्रोल इज विद इन यू. देयर इज अ बटन इनसाइड, दैट इज कंट्रोल बटन. यू हैव टू प्रेस दैट बटन ऑलवेज. एक प्रश्न आया है यहाँ पर, हमारे जो साथी लोग बैठे हुए हैं, तैयारी करने में माध्यम से क्या फर्क पड़ता है, द मीडियम फैक्टर? देखिए, मीडियम खाली एक जरिया है खुद को एक्सप्रेस करने का. मेरा हिंदी मीडियम रहा जबकि मैंने आईआईटी से बीटेक किया था, क्योंकि मैं हिंदी में खुद को ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ. तो आप मतलब खुद पे ये देखिए कि आप किस मीडियम में सहज हैं. ये मत देखिए कि हिंदी माध्यम के सिलेक्शन कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं. आप अपने हिसाब से चलिए, आपको जो मीडियम अच्छा लग रहा हो आप वो एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि हर एक मीडियम से सिलेक्शन होते हैं. और यूपीएससी ऐसे कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है. तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, अपने हिसाब से मीडियम चूज कीजिए बस. शैलेंद्र सर से एक प्रश्न और है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल इन यूपीएससी एंड ऑल्सो सजेस्ट गुड न्यूज़पेपर फॉर हिंदी. शैलेंद्र सर, देखिए, ऑप्शनल भी आपको अपने हिसाब से ही चूज करना होगा. जैसे सुरभि जी ने इलेक्ट्रिकल लिया था. जनरली साइंस के ऑप्शनल को ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है या फिर मतलब कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने हिसाब से ऑप्शनल लीजिए. और एक ये चीज़ भी दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है. यूपीएससी में स्कोरिंग ऐसे किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ऐसे नहीं दिया जाता है कि इसको ज़्यादा दे दो, इसको कम दे दो. यदि आज कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है तो हो सकता है अगले साल उसी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आएँ. तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आप अपना ऑप्शनल चूज कीजिए. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा इनका ये था कि न्यूज़पेपर एक सजेशन. दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो ठीक है. बाकी आजकल तो कई साइट्स ऐसी मौजूद हैं, जैसे ओनली आईएएस है और स्टडी आईक्यू है. तो इन पे इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है. तो क्योंकि द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है. तो आप उनका हिंदी में ट्रांसलेशन वो वाली साइट से आप देख सकते हैं. बहुत धन्यवाद सर. एक प्रश्न भी, ये आप तीनों से ही मैं उत्तर जानना चाहूँगा क्योंकि ये भी एक अपने अपने ओपिनियन की बात है कि टेल अस सम मोर अबाउट इंटरव्यू एस्पेक्ट्स. इज इट हार्ड और सिंपल? इंटरव्यू एक ग्रुप्ड एफर्ट होता है जिसमें आप भी बहुत हद तक डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा. आपके आंसर्स उनको मौका देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने का. तो आपके पास एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कुछ अपनी तरफ से ब्लंडर ना करें, कोई गलती ना करें. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय देम वेरी वेल, कि वो लोग आपको अच्छा फील कराते हैं, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं और सही चीज़ें पूछते हैं. पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो स्माइल करते रहते हैं. तो आप गलत बोल रहे हो या आप सही बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आता है. तो अगर वो ज़्यादा स्माइल करते हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ गलतियाँ आप कर रहे हैं. तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा चीज़ अपने आप को सेल्फ ट्रेन करके जाने की होती है. दूसरी चीज़ होती है, आपका बायोडाटा उनके सामने होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है. इट इज़ लाइक कि समटाइम्स 100% आपका सारा इंटरव्यू आपके डैफ से हो जाता है. अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मैंने यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस में भी इंटरव्यू दिया था, तब मेरा मनबीर सिंह का बोर्ड था. सिविल सर्विसेज में भी दिया, तब मेरा विनय मित्तल सर का बोर्ड था. तो दोनों ही सिचुएशंस में मैंने डैफ को जो फिल किया, अपना बायोडाटा फिल किया, वो बहुत ही दिमाग लगा करके और बहुत सोच समझ के फिल किया कि हॉबीज़ में क्या डालूँ. क्योंकि मेरा पढ़ाई 12वीं तक पूरी गांव की थी, टोटल हिंदी मीडियम था. मैंने अंग्रेज़ी सीखी थी, खुद से सीखी थी, बहुत मेहनत करके सीखी थी. तो मैं ये उनको बताना चाहती थी कि देखिए, मैंने बहुत मेहनत की थी इस दिन के लिए कि मैं आज आपसे अंग्रेज़ी में बात कर पाऊँ. तो मैं चाहती तो मैं ना सीखती और हिंदी में भी आसानी से कर ली. तो वो मेरा सिलेक्शन था और मैं चाहती थी कि वो जाने. उस हिसाब से मैंने हॉबीज़ लिखी कि मैं इंग्लिश के नॉवल पढ़ती थी या मैं पोएम लिखती थी. फिर मैंने अपने स्कॉलरशिप्स उसी हिसाब से मेंशन की कि वो उस सिचुएशन को, पर्पस को सर्व कर सके. जो मैं बुक्स कौन सी रीड करती हूँ, जब उन्होंने पूछा तो मैंने वही. तो हमें क्या करना है कि चीज़ों को उस हिसाब से प्लान करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, कुछ भी नहीं बोलना है.
तो वो चीज़ें फिर वहाँ पे सही जगह पे क्लिक करेंगी और वो चीज़ें आपको मार्क्स के फॉर्म में मिलेंगी। सिविल सर्विसेज में भी क्योंकि ये जीएस वाला एग्ज़ाम हो जाता है, एक ऑलराउंडर एग्ज़ाम हो जाता है, तो इसमें फिर मैंने अपनी हॉबीज़ थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखी कि यहाँ पे क्या पर्पस सर्व करेंगी। तब मेरा टेक्निकल था तो मैंने टेक्निकल तरीके से हॉबीज़ लिखी थी। यहाँ पे मैंने एक ऑलराउंडर के पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉबीज़ लिखी। तो वो सारी चीज़ें हो गई। और फिर तीसरी चीज़ आती है, पहला डैफ हो गया, दूसरा हो गया आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करें, उस तरफ से तो मिस्टेक होने से रही क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिस, ये कहते हैं ना, समय खुद को देना है, एक खुद का इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो आप अपने आप को अच्छे से जान लें कि आप ओवरऑल कैसे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ और हैं ये आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। उस 30 मिनट में आप कुछ और बन के नहीं रह सकते हैं। तो आपको खुद को जानना है और जो सारी इवेंट्स हैं, न्यूज़ है, इंटरनेशनल नेशनल डिबेट्स देख करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके एक बार चर्चा कर लें किसी से। उससे क्या होता है कि चीज़ें पता होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का ट्रेंड क्या है। अगर कोई भी घटना हुई है तो उसका ट्रेंड क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ही बताना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगी। अगर राइट हो गया तो आपका डिसीजन क्या होगा, या आपने किन सिचुएशंस पे अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है किस तरीके से डील करने के लिए। तो पूरी तरीके से आपका एक स्कैनिंग होता है। तो अपने आप को समय दें इंटरव्यू के पहले, खुद को जाने, आसपास की चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, अपना डैफ प्रिपेयर करें बिल्कुल दिमाग लगा के कि वो पर्पस को सर्व करें और खुद की तरफ से कोई गलती ना करें। इन सारी चीज़ों से इंटरव्यू में मोर और लेस यू विल स्टैंड एट अ गुड पोजीशन, आई थिंक। एक खास प्रश्न आया यहाँ पर कि एनसीईआरटी की किताबें कितना महत्व रखती हैं एमपीपीएससी में? शायद अक्षय जी बहुत मुफीद होंगे इसके लिए। इसमें मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आपका एक हर चीज़ में आपको वो सपोर्ट करेगी, इन जनरल भी, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल की आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है जो एक 6 to 12th क्लास की जिन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले तो उनकी लैंग्वेज बहुत इजी रहती है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहती हैं। दूसरा, एक जो बेयर मिनिमम नॉलेज होता है हर सब्जेक्ट का, भले वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट का है, तो उसमें आपको एक जो बेसिक होना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनसीईआरटी इज़ वेरी मस्ट। दूसरा, एमपीपीएससी की बात करूँ अगर मैं, तो मेंस हम उठाकर देखें तो मेंस के लिए एनसीईआरटीज़, मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, द मेंस आई हैव रेड एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेंस में। क्योंकि, और दूसरा, पढ़ना तो ठीक है, एनसीईआरटीज़ में हर चैप्टर के बाद में आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं पीछे, तो दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंस इन कंसर्न। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप वो चैप्टर्स को पढ़िए और एनसीईआरटीज़ के जो क्वेश्चन हैं ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। और एमपीपीएससी की मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत बार ये देखने में भी आया है कि एग्जाम में डायरेक्टली द क्वेश्चंस वहाँ से उठा के वो लोग पेपर में डाल देते हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एनसीईआरटीज़ आप पढ़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटीज़ जैसे एक सब्जेक्ट की आपने कंप्लीट करी तो ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी ऑफ वन सब्जेक्ट, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को भी साथ में करें, एंड फिर उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन में ये कहूँगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आने वाली है। एक सेकेंड ईयर के एक छात्र ने प्रश्न किया है कि आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग सर, आई एम इन टू states of mind, that I am thinking for post graduation from abroad, number one. Second, I am also thinking for civil services exam. How should I focus on my studies simultaneously with my engineering? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ कि डिसाइड करिए कि क्या आप अब्रॉड जाके यू वांट टू डू हायर स्टडीज़ या यहाँ पर एक सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा मैं एग्जांपल दूँ तो आफ्टर 12th मैंने IIM इंदौर की एक IPM कोर्स होता होगा, आपको पता होगा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ IIM इंदौर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट एक IIM को छोड़ के मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज से सिर्फ डमी, जैसे हम कहते हैं डमी, एक बीकॉम किया है, तो वो मैं जानता हूँ कि एक IIM छोड़ के मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं से स्टार्टिंग से था कि मुझे चूँकि इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत तो लगेगी, मुझे कोचिंग जाना है तो उसके लिए मैं IIM में रहते हुए तो नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने दोनों को चीज़ों को डिसाइड किया, सबसे पहले फाइनल किया कि मुझे करना क्या है। फिर उसके बाद जैसे आप वो करते हैं, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो आप कॉलेज के बाद से ईजिली 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, और जब आप फाइनल ईयर में आएँ
अभी आप सेकंड ईयर में हैं, जब फाइनल ईयर में आएँ तो आप उसकी जो प्रिपरेशन है उसे और रिग्रेस कर दीजिए, आप थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो जब तक आपका एक जो बेसिक है, जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी, वहाँ जाके आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और एक ब्रशअप करने की चीज़ें होंगी। तो आप चाहे तो सब कुछ साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड टेक द डिसीजन एट दिस वेरी पॉइंट कि आपको करना क्या है, क्योंकि अब्रॉड जाके आप कट ऑफ हो जाएंगे यहाँ की चीज़ों से। यहाँ रहते हुए आपको करना है, आपके सराउंडिंग क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिसाइड कर लीजिए, और अगर इसको ही करना है तो अब्रॉड का थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं तो कर लीजिए। यही सवाल हर्षित चौधरी जी आपका भी था कि हाउ टू मैनेज माई IAS प्रिपरेशन विद माई इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो ये आंसर आपका भी मिल जाता है यहाँ से। बहुत सारे सवाल हैं और मुझे जल्दी चलना होगा थोड़ा सा। जब UPSC एस्पिरेंट्स IPS IFS बन जाते हैं, फिर भी IAS बनना क्यों चाहते हैं, जबकि सबका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र सेवा होता है? तो क्या IPS बनकर ही देश सेवा हो सकती है? While preparing notes, how to decide what is important and which is not with respect to the exam point of view? नोट्स बनाते टाइम क्या देखना जाना चाहिए, ये एक सवाल है। एक तो सबसे पहले सिलेबस का और पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी से पता लगता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे मैं जो नोट्स बनाता था, जैसे जनरली न्यूज़पेपर के बनाता था, जिसके नोट्स उपलब्ध नहीं है उसके आप बना सकते हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके तो अपने आप में जो NCERT बुक्स होती हैं वो अपने आप में नोट्स ही है, तो उनके नोट्स बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों के ज़्यादा नोट्स बनाइए जो मतलब उपलब्ध ना हो। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि नोट्स उन्हीं चीज़ों की बनाएं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अननेसेसरली राइटिंग अच्छी है या पेन बहुत सारे कलर के हैं इसलिए नोट्स बना ली है, और इन टाइम पे एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जब बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच होता है, ऑप्शनल पढ़ें कि GS पढ़ें कि टेस्ट लिख लें कि क्या कर लें, कुछ समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे हम अपनी बनाई नोट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये काम ना करें, क्योंकि वो पहले जब ज़रूरी था ऑप्शनल पढ़ना तब नोट्स बना ली, और अब जब नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था तो उनको नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद से ही तो लिखी थी। तो वो काम ना करें। मतलब नोट्स बनाइए तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज, कि आप उनको एक दीवार पे टांग के और एक बार आंखों में से मतलब रन थ्रू कर लें एंड यू आर लाइक डन। तो उस तरीके की नोट्स बनाएं। एक सवाल और है, टाइम मैनेजमेंट का तो आंसर आ ही गया। दूसरा सवाल बड़ा विचित्र सा है, जवाब मैं ही दे देता हूँ। हिस्ट्री में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, याद कैसे रखा जाए? बाबा रामदेव, अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूछना क्या है? आप खुद ही अपने आप पे ध्यान दीजिए, केंद्रित रहिए, सब याद हो जाएगा। इतिहास तो याद ही किया जा सकता है क्योंकि अपने आप में इतिहास है। First of all, congratulations sir and ma'am. My question from Akshay sir is that how important is word limit in MPPSC exams? Can be written 20% more or less. I have one more question from Surbhi ma'am. How to create our answer in main exam more and more effective apart from others? देखिए MPPSC मेंस की अगर बात करें तो इसमें वर्ड लिमिट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट MPPSC, वर्ड लिमिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप सारे पॉइंट्स कवर करते हुए होलिस्टिकली आंसर कर पाएँ। अगर वो आपकी वर्ड लिमिट से कम में भी होलिस्टिकली आप आंसर कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जनरली वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप MPPSC मेंस दे रहे हैं तो वर्ड अगर आप लिख रहे हैं, देखिए एक इसका लॉजिक मैं देता हूँ। यहाँ की जो एक सिंस आई हैव मैंने बात करी है 2-3 प्रोफेसर से जो कॉपीज़ चेक करते हैं या मेरे जान पहचान में हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली है, कॉपीज़ यहाँ चेक होती है DVV में। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, द मेंटालिटी इज़ दैट, ये शायद बहुत से लोग इससे नेगेट कर पाएँ, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये कि आप अगर ज़्यादा लिख रहे हैं, अगर आपकी कॉपी भरी हुई लग रही है, एक जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, और आपने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, तो आपको जनरली नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ये मैंने अपनी RT की थ्रू कॉपी भी देखी है, तो उसमें मुझे लगा है कि, और मेरा एक हमेशा रहता था जैसे 3 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं MPPSC में, तो एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स यू शुड इनकलकेट इन दोज क्वेश्चंस। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल चीज़ पूछिए, फैक्ट कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेन कौन था, मतलब जो भी चीज़ आ रही है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप सिंगल वर्ड में लिख के भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं उसका। तो एक अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहे हैं उसको, उसके बारे में 3-4 फैक्ट्स लिख रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ड लिमिट आप देखिए, वर्ड लिमिट दूसरा एक जो
चैलेंजिंग टास्क होता है एमपीपीएससी में, सबको पता होगा आपको कि पेपर बहुत लेंदी होते हैं, उसको कंप्लीट करना इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। तो आपको ऐसा भी नहीं कि आप लिखे जा रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके छूट गए। तो टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट, कि आपको कंप्लीट भी करना है, पॉइंट्स भी ज़्यादा लिखने हैं और आंसर भी आपका कंप्लीट है, होलिस्टिक होना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट अभी से अगर जो 18 वाली एमपीपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, राइट 2 to 3 क्वेश्चंस डेली। एंड प्री के बाद आप जो टेस्ट सीरीज़ होती है मेंस की वो ज़रूर करें, जिससे आपको एक पता पड़ेगा कि हाउ यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग अमंग द कॉम्पिटिटर्स, एंड जो टीचर्स हैं आपको वो गाइड कर पाएंगे। तो ये आप सब कर सकते हैं। सुरभि मैम, आपसे प्रश्न था इनका कि हाउ टू क्रिएट योर आंसर मोर इफेक्टिव ओवर अदर्स। मैं अपने मेंस की तैयारी की बात करती हूँ अब। मैंने अगस्त में प्री लिखा था और सितंबर से लेकर के नवंबर तक का टाइम था, दिसंबर 3 से पेपर थे। और पहले मेरे हॉबीज़ थी कि मैं ब्लॉग लिखती हूँ, कोरा पे मैं आंसर्स लिखती हूँ। कॉलेज में मैं लिखती थी क्योंकि कॉलेज में लिखने से ही मार्क्स मिलते थे और टॉप होते थे, तो वहाँ पे तो लिखना वाज क्वाइट मोर और लेस क्वाइट गुड फॉर मी, तो वो था। दूसरी चीज़ थी कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, मैं ट्रेनिंग में थी रेलवेज़ की जब मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, मेरा इलेक्ट्रिकल था। उसने एक बार मेंस लिख लिया था, तो मैं उसके ज्योग्राफी के आंसर शीट्स चेक किया करती थी। उससे मुझे ये पता चल गया कि डायग्राम्स कहाँ पे कैसे बनाने, क्योंकि ज्योग्राफी के जो लोग होते हैं वो डायग्राम्स बढ़िया बनाते हैं, आंसर्स में कहाँ कैसे डालने हैं, छोटी सी जगह में मैनेज कैसे करना, वो उन्हें अच्छा पता होता है। तो वो चीज़ मैंने उससे उधार ले ली। तो जब मैंने अपने आंसर्स लिखे तो पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस से मैंने उनको प्रिसाइज कर लिया। जो सितंबर में मैं आंसर लिखती थी और जो नवंबर में आंसर लिखती थी, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन कभी इंट्रोडक्शन जितना बड़ा नहीं हुआ करता, वो हमेशा 5 लाइन का होता है। इट हैज़ टू बी ऑफ 2 लाइन्स, और बॉडी में मेन चीज़ें होनी चाहिए और कंक्लूजन होना ही होना चाहिए। तो एक 7 मिनट के आंसर में ये 3 चीज़ों को कैसे डालना है, कितना डालना है और किन चीज़ों के साथ डालना है, वो 3 महीने की प्रैक्टिस में मैंने सीख लिया। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीख ली कि जब पेपर लेंदी होगा तो 2-4 डायग्राम कहाँ पे जगह मैनेज करके इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लड का क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने इंडिया का मैप बनाना सीख करके और कहाँ पे फ्लड आई है और किस किस टोपोग्राफी के कारण फ्लड आई उन सिटीज़ में, वो मैंने जल्दी से लाइक डिपिक्ट कर दिया और आगे बढ़ गई थोड़ा सा लिख करके। तो वहाँ पे मुझे दूसरे आंसर्स का टाइम मिल गया। तो वो चीज़ एक्स्ट्रा है जो ऐड ऑन कर जाएगी आंसर्स में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर फ्रीली। और लाइक तो अब डिफरेंस कहाँ से आएगा आंसर्स में, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा इनपुट ईदर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और एक फ्लो चार्ट, या आप किस वर्ड को अंडरलाइन करके आ जाते हो अपने आंसर में, वो बहुत मैटर करता है। तो राइटिंग एट द सेम टाइम अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन तो एक ही यूज़ करते क्योंकि समय होता नहीं है, पेन से ही डायग्राम बनाते, पर 2-4 इंडिया का मैप बनाना, आईआर के आंसर्स में एक आध इंडिया से रिलेटेड बॉर्डर्स वाले नेशंस का मैप बनाना सीख लीजिए, ज्योग्राफी के 2-4 डायग्राम सीख लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं अगर एक आंसर्स में भी आप लिख देते हो तो 1-2-4 नंबर भी आपको ऐड करता है, तो दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन फाइनल मार्क्स। तो वो चीज़ें शायद थोड़ा सा आपको एज दे सकती हैं आपके आंसर्स में। हाँ, एक क्वेश्चन और आप ही के लिए आया है ये कि मैम, आई एम इन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर सिविल ब्रांच, मैं ड्यूरिंग एग्जाम्स किस प्रकार तैयारी करूं? अभी जीएस का मटेरियल पढ़ना उचित है या टेक्निकल? मतलब आपको सिविल सर्विसेज देनी है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, राइट? मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो ऑन द बैक ऑफ माइंड मेरे था कि सिविल सर्विसेज देनी है, पर इंजीनियरिंग के बाद मैंने दी इंजीनियरिंग सर्विस थी। तो इसका मतलब ये निकला कि जनरल अवेयरनेस थी, ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था। वो सारा चीज़ मैंने रेलवेज़ की ट्रेनिंग के टाइम पे तैयार कर लिया। तो अगर आप अभी से अवेयर हो तो आप पहले ही एक पहला पायदान पार कर चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, एंड एट द राइट टाइम यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 5 यूनिट्स होती हैं जहाँ तक मुझे पता है हर सब्जेक्ट की, और 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो इज़ नॉट अ बिग थिंग, आराम से आप कर सकते हो। और उसके लिए इंजीनियरिंग तो सारे बच्चे लगता है एक रात पढ़ के ही पास करते हैं, एमपी का तो मेनली यही है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इज़ नॉट अ बिग डील एज फार एज एमपी का केस इज़ कंसर्न।
और अगर थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है तो 15 दिन और दे दीजिए, बाकी आपके पास जीएस का पूरा टाइम होता है, आराम से पढ़िए। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका एक रॉ बेस है वो अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी और आपका जनरल इंडिया और वर्ल्ड का आईआर ये जो है ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो जब आप फाइनल प्रिपरेशन में आओगे, मेन प्रिपरेशन के टाइम पे आओगे, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के बाद या 4th ईयर में, तो फिर आपको केक वॉक लगेगा वो। तो इस समय, इस मेन टाइम में आप जीएस पढ़ो, पर न्यूज़पेपर को अपना एक हथियार बना करके पढ़ो, तो वो बहुत हेल्प करेगा। एक सवाल और है कि शैलेंद्र सर, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें और कहाँ से कितना कवर किया जा सकता है? ज़्यादातर करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर से हो ही जाता है, और यूपीएससी का क्या है कि जैसे कभी किसी साल करंट अफेयर्स, जैसे मेंस में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं करंट से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन प्री में कई बार ऐसा होता है कि करंट बहुत कम पूछा, बाकी सेक्शन ज़्यादा पूछती है। कई बार ऐसा होता है करंट बहुत पूछ लेते हैं। तो आपको तैयारी तो पूरी कम्प्रीहेंसिव वे में करनी है, सारे सेक्शन तैयार करने हैं, और बाकी मेंस और इसके लिए करंट वगैरह अफेयर्स के लिए आप अपना डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। और जो भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, कई एक जो राज्यसभा टीवी पे कई अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे देश देशांतर हो गया, सरोकार हो गया, इनको आप देख सकते हैं। शैलेंद्र सर, आपसे ही एक प्रश्न और है कि अखबार से ये नोट्स कैसे निकालें, नंबर 1। दूसरा, टेस्ट सीरीज कौन सी ली जाए, पेन कौन सा यूज किया जाए, जेल या बॉल पेन? अच्छा सवाल है। एक तो अखबार से जो जैसे कई यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, तो वही सेक्शन आपको तैयार करने, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल इशू हो गए, जुडिशरी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं। जनरली जो पॉलिटिकल न्यूज होती है वो आपको नहीं पढ़नी रहती। इसके अलावा जो सेक्शन होते हैं, सिलेबस को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है पेपर में उसको आप तैयार कीजिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो टेस्ट सीरीज आप कीजिए, क्योंकि उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अल्टीमेटली आपको कितना ज्ञान है ये मैटर नहीं करता, आप कितना ज्ञान कॉपी में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लिखने का अभ्यास कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन, अपने हिसाब से पेन होता है, किसी को जेल पेन में मज़ा आता है, किसी को किसी और में मज़ा आता है। तो मैंने जो एग्ज़ाम लिखे थे अपने मैक्स राइटर से लिखे थे, क्योंकि मैं क्या करता था कि 2-3 पेन था जिनको लेके मुझे डाउट था, तो टेस्ट सीरीज़ में मैं यूज करता रहता था, तो देखता था किस पेन से मेरी स्पीड ज़्यादा आ रही है, तो अल्टीमेटली फिर मैं वही पेन यूज किया। तो आप भी चेक कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी की जेल से ज़्यादा स्पीड अच्छी बनती है किसी की और पेन से, तो आप अपने हिसाब से पेन यूज कीजिए। एक अच्छा सवाल और आया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी? देखिए, दिल्ली जो लोग जाते थे, शुरुआत जो हुई थी दिल्ली से इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पे जैसे इंदौर में इतनी बढ़िया कौटिल्य एकेडमी है, बाकी जगह है, तो आज के टाइम पे दिल्ली जाना मतलब मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके घर में आपके पास ही यदि इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है और उसको छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह जाएं, तो वो मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता है मेरे हिसाब से। यहाँ विषय निकला ही है, चूँकि कौटिल्य परिवार के प्रांगण में ही हम लोग हैं, तो एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ। जो छात्र हैं वो तो जानते ही हैं, जो हमारे ख़ास मेहमान हैं आज, जो बाहर के छात्र, जो प्यारे बच्चे हमारे बीच में, कि विश्व स्तर पर जो मानक तय किए जाते हैं, जो सर्टिफिकेशंस होते हैं गुणवत्ता के, उत्पादकता के, उस आधार पर विश्व में सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल फील्ड में चुना गया है विश्व का नंबर 1 ब्रांड, दैट इज़ कौटिल्य एकेडमी। ये बहुत गौरव का विषय है कि सारे विश्व में से शिक्षा के क्षेत्र में जब चुनाव किया गया, तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी संदर्भ में सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट है कौटिल्य एकेडमी। तो कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ भंवर कुआं चौराहे तक पहुंच जाइए, हो जाएगा काम आप। और परिणाम आपके सामने ही है। सितारे एक बार तालियां बजा सकते हैं, थोड़ी सी आपकी तंद्रा भी भंग हो जाएगी। आदरणीय अक्षय भैया, कैन एनीवन हु फेल्ड ओवर रिसेंट ईयर्स in other fields hope for selection in this field, MPPSC?
देखिए सिविल सर्विसेज की फील्ड ऐसी है कि बहुत जो कर लेते हैं डिसाइड वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी फील्ड्स है जिनकी इंजीनियरिंग हो गई, एमबीए हो गई, वो करने के बाद ही यहाँ पर आते हैं। बहुत से मेरे साथ के कलीग्स ऐसे हैं जो जॉब कर चुके हैं, जो आईआईटी से पास आउट हैं या दूसरी आईआईएम से हैं, उसके बाद वो सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं। तो आप दूसरी जगह अगर आप ऐसा लगता है कि आप फेल हो गए तो इट डजेंट मैटर आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से। वो फील्ड अलग थी, ये फील्ड अलग है, दोनों को आपको मर्ज नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट करिए, एक जुनून, एक इंतुजियाज्म के साथ, एक ज़ील होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे तो करना है, और इजीली वो चीज़ हो जाती है। आपके सामने एग्जांपल्स देख ही रहे हैं आप लोग। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में मैं फेल हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये ख्याल अपने दिमाग से निकालिए, ज़ीरो से स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए, और बहुत इजीली चीज़ें आपकी हो जाएगी एंड रिजल्ट आपके सामने होंगे। अच्छा, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था। एक लफ्ज़ का हेर फेर है। एक तो मैं आपसे पूछता कि आपने क्यों सोचा आईएएस बनने का। ये जिनका भी सवाल है उन्होंने लिखा है कि आपने सोचा क्यों आईएएस बनने का। सोचा पहले लिख दे, सोचा क्यों। आईएएस सोचा क्यों, पहले तो मैंने बोला था कि मैं बनूंगी, उसके बाद सोचा था कि क्यों बोला है। तो केस मेरा ये था, 10th में थी मैं और मेरे ठीक ठाक परसेंटेज आए थे, तो न्यूज़पेपर वालों ने मुझसे पूछा था कि बनना क्या है। तब मैंने बोल दिया था कि आईएएस बनना है। फिर सोचा फंस गई, क्या बोल दिया। लेकिन फिर देखिए, मेरी अपब्रिंगिंग गांव की है। मैंने बहुत बात से देखा है कि पंचायत कैसे काम करती है, जनपद पंचायत कैसे काम करती है, थानों में क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, आंगनबाड़ियों में क्या होता है, और हर चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है और यही पाया है कि चीज़ें बुरे एंड पे हैं। दे आर नॉट वेल बेटर ऑफ, दे आर ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ इट। एंड अगर, और मुझे वो सारी चीज़ें थोड़ा सा पिंच करती थी, तो धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग में अगर आपके सीड पड़ जाता है कि आपको सोशल फील्ड में जाना है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि एक आईएएस बन करके, एक डीएम बन करके आप जो चाहते हो और आपके पास जो रॉ मटेरियल आपकी एनर्जी के फॉर्म में है, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। तो यहाँ से फिर हम जो बोला था, जो दिमाग में था, जो देख रहे थे, आईएएस उस सारी चीज़ को एम्बोल्डन कर रहा था। तो फिर वो चॉइस हमारी नेचुरल चॉइस बन के उभर आती है। दूसरी चीज़ थी कि इंजीनियरिंग कर ली, तो इंजीनियरिंग भी दिमाग में एक बैकअप रख के की थी, क्योंकि मेरे लिए अपने ड्रीम को पूरा करना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि अपने एक्सिस्टेंस को प्रूव करना कि हाँ, मैं अगर ये नहीं कर पा रही हूँ तो कुछ और करके भी तो मैं कंट्रीब्यूट कर लूँगी। तो दैट हैज़ टू बी देयर, एंड फॉर दैट आई हैड मेड एन ऑप्शन कि इंजीनियरिंग कर लेती हूँ। और पहला एग्ज़ाम दिया, BARC का, सिलेक्ट हो गई, वहाँ चली गई, एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई एक्चुअल गोल। तो उस तरीके से आईएएस एक नेचुरल चॉइस बन के आता है। तो मेरे लिए वो एक ज़रूरत थी, क्योंकि पहले तो मैंने बोला, फिर मैंने देखा कि हाँ, सही चीज़ बोली। लकीली मैंने सही चीज़ बोली, और अगर मैं ये करूँगी तो अपनी लाइफ का, अगर मैं 10%